हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू क्लियर सीए इंटरमीडिएट इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड विद रैंक। जैसा कि आपको पता है सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लगभग 25 से 30% रहता है और बाद में सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट 10% के आसपास और सीए फाइनल का रिजल्ट 10% के आसपास रहता है। और ये जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट 10% रहता है उसका अगर हम बाइफर्केशन देखें ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट के बीच में, तो न्यू स्टूडेंट्स का लगभग 30% के आसपास रिजल्ट मेंटेन रहता है और ओल्ड स्टूडेंट जो रिपीटर बच्चा होता है उसका 1-2% रिजल्ट रहता है बस, और एवरेज रिजल्ट 10% के आसपास आ जाता है। तो आज इस वीडियो में या आज आपके लाइव में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा किन किन चीजों के बारे में। एक तो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए, इसके अलावा सीए फाउंडेशन का जो आपका अभी पेपर हुआ है उसमें कई सब्जेक्ट में डाउट है अगर, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ये भी डिस्कस करूंगा कि सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, यानी आपको एग्जाम देते ही चालू कर देनी चाहिए या फिर रिजल्ट का वेट करना चाहिए, एक ग्रुप देना चाहिए या फिर आपको बहुत ग्रुप देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हम करें फर्स्ट अटेम्प्ट इस एग्जाम को पास कैसे करें और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये रिजल्ट 10% रहता है, इतना कम रिजल्ट रहता है, तो किस तरीके से इसको हम मैनेज करें, किस तरीके से हम पहली बार में निकल जाएं। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और उसके बाद में मैं अपनी बात रखूंगा। उसके बाद में आप लोग मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिससे कि आपके और भी कोई डाउट रह गए हों तो वो सब चीज दूर हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप लोगों ने जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है और हो सकता है कि इस एग्जाम के पेपर में कुछ आपको डाउट लगे कि यार कुछ डाउट है कि हम लोग पास होंगे कि नहीं होंगे तो ऐसे केस में हम इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वेस्टेज हो जाएगी। तो देखो एक चीज आपको बताऊं, अगर कोई पेपर टफ आता है तो आईसीआई को एक सर्टेन रिजल्ट तो कम से कम देना ही होता है, तो उसमें या तो वो लूज मार्किंग कराता है या फिर बोनस मार्किंग कराता है। और ये सीए का ही नहीं है, सीएमए की एग्जाम होती है उसमें भी होता है। आपका जो भी प्रोफेशनल एग्जाम होती है सभी एग्जामों की स्ट्रेटेजी है कि मिनिमम रिजल्ट देने के लिए बहुत सारे मार्क्स उनको बोनस के रूप में इंक्रीज करने पड़ते हैं या लूज मार्किंग करनी पड़ती है। तो फिर आप देखते हो क्या मेरे तो इसके 30 मार्क्स आने थे, 30 के बजाय 45 कैसे आ गए। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर पेपर टफ आ गया तो सबके लिए होता है, और अगर बच्चे पास ही नहीं हो रहे हैं, मान लो 1% बच्चा पास हो रहा है और आईसीआई अगर मान लीजिए उसको वैसे फेल कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे अभी सीए फाइनल का पेपर हुआ था उसमें एएफएम का पेपर नंबर 2 होता बहुत टफ था, बच्चे नर्वस थे यार क्या होगा क्या नहीं होगा। पता चला कि यार उस पेपर में तो सारे बच्चे पास हो गए, जो दूसरे सब्जेक्टों में जिसके 20-20 नंबर आए हैं उस सब्जेक्ट में 50 के आसपास आए क्योंकि उस सब्जेक्ट में तो बोनस मार्किंग करा दी और बाकी जो पेपर नॉर्मल थे उसमें बोनस मार्किंग नहीं कराई, तो वो डर के हमारे आगे के पेपर ढंग से दिए ही नहीं, तो इस चक्कर में उनको प्रॉब्लम आ गई। मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी मतलब पेपर टफ आता है बच्चों से हो नहीं पाता है तो आईसीआई लूज मार्किंग कराती है, बोनस मार्किंग करती है, इसलिए इसमें आप लोगों को सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब कि बैठे रहोगे, टाइम वेस्ट होगा। ये मान लो कि लगभग 40 डेज के आसपास रिजल्ट आता है, तो ये 40 डेज आप पीछे रह जाओगे। और ये 40 डेज कितने काम का है कि अगर आप 14 डेज पहले जो चालू कर देते हो क्लासेस या पहले आपने पढ़ना चालू कर दिया तो आपका कोर्स 40 डेज पहले हो जाएगा, आपको रिवीजन करने का 40 डेज एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा बाद वाले बच्चों से। और उसका इफेक्ट ये रहता है कि कम से कम ये मान लीजिए 10% मार्क्स का गैप आ जाता है, यानी एक रिवीजन 40 डेज में एक्स्ट्रा होने का इफेक्ट आता है कि जितने मार्क्स आपको रिजल्ट के बाद पढ़ाई करने पे मिल सके थे उसे 60 मार्क्स का टोटल ये मान लीजिए ज्यादा आपको मिल जाएगा, इतना बड़ा गैप होता है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको कि जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम में फेल होते हैं वो 10, 15, 20 नंबर के गैप से होते हैं, यानी 10 से 20 मार्क्स का गैप आप इजीली कवर कर सकते हो, यानी 60 मार्क्स का गैप आप इजीली कवर कर सकते हो इसमें। अब रही बात के साहब अगर पास नहीं हुए तो कोई बात नहीं यार, वैसे भी टाइम वेस्ट जाता। तो इंटर में मान लो तुमने 1-2 चैप्टर पढ़े तो काम ही आएंगे, आने तो बाद में आएंगे क्योंकि तुम्हें इंटर तो देना ही देना है, ये तो है नहीं कि साहब तुम्हें फाउंडेशन करके छोड़ना है। इसलिए इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। तो एक तो ये चीज
आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे चल रही हो, थोड़े से 5-7 नंबर का फर्क भी पड़ रहा है, 10-12 नंबर का फर्क वगैरह, टोटल में मान लो 20 नंबर का फर्क भी पड़ रहा है, तो आप लोगों को आंख बंद करके अपनी क्लासेज स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को इसका बेनिफिट हो। अब दूसरा मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास हो। तो देखो अपन ऐसा करते हैं, रिवर्स मोड में चलते हैं। रिवर्स मोड में चलते हैं कैसे कि आपका जो एग्जाम होता है, एग्जाम में 1 डे का गैप होता है। इसका मतलब है कि आपको 1.5 डेज रिवीजन करने के लिए मिलता है। आधा दिन तो एग्जाम वाला मान लो और 1 डे मान लो एक गैप वाला, तो 1.5 डेज का टाइम आपको मिलता है। यानी 1.5 डेज में जितना पार्ट आपने रिवाइज कर दिया वो आपका है। आपने मान लीजिए पहले 15 चैप्टर तैयार करे, लेकिन 1.5 डेज में आपसे अगर 5 चैप्टर रिवाइज हो पाए हैं, तो मान लो कि 5 चैप्टर में ही आप क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे, 10 चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 1.5 डेज में रिवीजन करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी इतनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है कि 3 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, तो आपको 1.5 डेज का टाइम मिलेगा, तो 1.5 डेज में आप आधे चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। इसका मतलब है कि जो आधे चैप्टर 1.5 डेज में रिवाइज करें ना, वही आपके काम के हैं। जो आपने एक्स्ट्रा चैप्टर है जो आपने तैयार कर रखे थे, 3 डेज का टाइम चाहिए था, वो आपका सारा का सारा वेस्टेज हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू आप लोगों ने भी देखा होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि साहब मेरे को आता सब कुछ था, एग्जाम में याद नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि एग्जाम में रिवाइज करके जा ही नहीं पाया। तो अब ऐसा क्या करें जिससे कि 1.5 डेज में हम रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाएं। तो देखो 1.5 डेज में रिवाइज करने की जो पोजीशन आएगी ना, उसके लिए क्या होता है कि जब हम रिवीजन करते हैं तो फर्स्ट टाइम जितना टाइम लगता है, अगले बार उसका 60% टाइम लगता है उस चीज को रिवाइज करने के लिए, और अगली बार उसका 60% लगता है, फिर उसका 60% लगता है। तो 60% ये मान लीजिए आपको जो है इतना टाइम चाहिए, यानी 5 मंथ का टाइम चाहिए आपको। 1.5 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज करना आ जाएगा। 1.5 डेज में सिलेबस रिवाइज करने के लिए आपको 5 मंथ का कम से कम रिवीजन करना पड़ेगा। कैसे रिवीजन करोगे? जैसे मान लीजिए पहले रिवीजन आपने किया 11-11 दिन के गैप में किया, 11 डेज के गैप में आपने रिवीजन कर लिया, तो 66 डेज हो गया। दूसरा जो रिवीजन किया आपने 11 दिन में करने के बाद में, मान लीजिए 6 डेज में किया या 7 डेज में किया रिवीजन, मान लीजिए 60% टाइम होता है, लगभग 7 डेज के आसपास का टाइम होता है। तो इसका मतलब है कि 42 डेज वो हो गए। फिर अगली बार जो रिवीजन करोगे मान लो 5 डेज के गैप में करोगे तो 30 डेज वो हो गए। फिर अगली बार जो है आप 3 दिन में रिवाइज करोगे तो इसका मतलब है कि 18 डेज वो हो गए। इसके बाद आप 2 दिन में रिवाइज करोगे, और जब जाके 1 दिन में रिवाइज करने की पोजीशन आप लोगों की आएगी, तो ये 5 मंथ का टाइम आपको रिवीजन करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं अक्सर देखता हूं बच्चों को कि ऐसे बच्चे जिनके 12th में 98%, 99% उनका फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, ऐसे फाउंडेशन में अटके हुए आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिली और उन्होंने सीए को ये मान लिया कि यार ये तो एक बिल्कुल इजी एग्जाम में वैसे पास हो जाएंगे, क्योंकि आजकल कॉमर्शियल युग है और इस कॉमर्शियल युग की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सारा रिविजन जो है वो 1.5 डेज में करना आना चाहिए। उसके लिए 5 मंथ में नंबर ऑफ रिविजन्स चाहिए, जब जाके आप कोर्स को पूरा करने की पोजीशन में आ जाओगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपने केवल 2-3 बार ही रिवाइज किया है ना, तो एग्जाम में पूरा नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रिविजन्स करना आना चाहिए। दूसरा जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है कि मटेरियल कौन सा पढ़े। मटेरियल कौन सा पढ़े? तो मटेरियल में बच्चों के अक्सर ये रहता है कि साहब मैं आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ूं, या मार्केट के क्वेश्चन बैंक चलते हैं, या आरटीपीएमटी सेट चलते हैं, उसको किसको पढ़ूं? तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आईसीआई का कोचिंग्स के प्रति रुख क्या है। आईसीआई ये चाहता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को कंफ्यूज करके रखते हैं और उसकी वजह से सीए के स्टूडेंट्स का रिजल्ट कम रहता है और जो है वो आईसीआई अननेसेसरी बदनाम होती है। तो आईसीआई का रूख क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सीए के नहीं चलने चाहिए, लेकिन उनके पास में ऐसा कोई पावर नहीं है जिससे कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर बैन लगा सके, क्योंकि सभी को बिजनेस करने का फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है।
तो आईसीआई ने ऐसा रास्ता निकाल लिया कि कोचिंग का मैटर अगर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि मार्क्स नहीं आएंगे, और अगर आईसीआई का स्टडी मैटर ढंग से पड़ा हुआ है तो मार्क्स आएंगे। तो एक चीज आपको बता दूं कि मार्क्स आप जब भी आएंगे एग्जाम में जब भी कर पाओगे जब आईसीआई का स्टडी मटेरियल से आपकी प्रिपरेशन हुई है। और आईसीआई के स्टडी मटेरियल में प्रिपरेशन करते समय क्या क्या ध्यान रखना है कि देखो वो प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन दे रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहा है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए आईसीआई का एक क्वेश्चन दिया उसने, जैसे मैं टैक्स की बात करूं, मान लो टैक्स में जैसे कोई क्वेश्चन है पुराना और उसमें 10 एडजस्टमेंट है, वो 10 एडजस्टमेंट मगर उस क्वेश्चन को उठा भी लेगा तो उसमें से 6 एडजस्टमेंट हटा देगा, 4 रख लेगा और नए 6 एडजस्टमेंट ऐड कर देगा। और नए 6 एडजस्टमेंट कौन से होंगे? जो आज तक न आरटीपी में अवेलेबल है, न एमटीपी में अवेलेबल है, न सेस्टेड में अवेलेबल है, कहीं अवेलेबल नहीं है। तो वो एडजस्टमेंट कब कर पाएगा स्टूडेंट? जब उसने आईसीआई का स्टडी मटेरियल लाइन टू लाइन पढ़ा है, जब उसमें से वो एडजस्टमेंट सारे एडजस्टमेंट क्लियर है। क्योंकि जैसे टेक्स्ट जैसे सब्जेक्ट में जब पता चलेगा साहब 20 एडजस्टमेंट पूरे क्वेश्चन पेपर में आएंगे और उसके लिए 500 एडजस्टमेंट पढ़ने पड़ेंगे। अब सिंपल सी बात है कि लगता तो सा यार 500 एडजस्टमेंट क्यों पढ़े, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर आपने एडजस्टमेंट पढ़ रखे हैं, थ्योरेटिकली पढ़ रखा है, तो आप पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाओगे। रही बात थ्योरेटिकल पेपर पे, जैसे लो ऑडिट ऐसे पेपरों में वो मॉड्यूल में से लाइन उठाता है, एक लाइन उठाता है और लाइन उठा के उसका क्वेश्चन बना के दे देता है। अब होगा क्या कि आपने आईसीआई की लाइन टू लाइन पढ़ रखा है, जब तो वो लाइन आपके समझ में बैठ जाएगी पूछ क्या रहा है। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बैंक पड़ा हुआ है या कोई वैसे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उससे कुछ भी पर्पस सोल्व नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। इसलिए पहली प्रायोरिटी है आईसीआई का स्टडी मटेरियल, वो आपका ढंग से रेडी हो जाना चाहिए। फिर अगर आपके पास में टाइम मिलता है, वैसे तो क्या है कि मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कोई 1% बच्चों को टाइम मिल सकता है, बाकी 99% बच्चों को टाइम नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन जो 1% बच्चा भी बाद में उसको टाइम मिल गया, मान लो कि मेरा एसएम तो हो गया, अब क्या करूं, तो ठीक है फिर वो आरटीपी एमटीपी सेस्टर की तरफ जा सकता है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे पहले लेटेस्ट अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी सेस्टर देखा, उसके बाद उससे पिछले देखा, उससे पिछले देखा, तो 2-3 अटेम्प्ट तक की आरटीपी एमटीपी सेस्टर देख सकते हो क्वेश्चनों का प्रेजेंटेशन देखने के लिए। अदरवाइज उससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि मैं एसएम पढ़ूं या आरटीपी एमटीपी सेस्टर पढ़ूं या फिर प्राइवेट क्वेश्चन बैंक पढ़ूं। तो देखो इसमें पहले मैंने बताया एसएम पहली प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी पे है आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अलावा आरटीपी एमटीपी सेस्टर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो 1 2 4 जितनी कर लो उतना ही सही है। रही बात प्राइवेट क्वेश्चन बैंक की, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्टों का क्वेश्चन बैंक हो, चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्टों का क्वेश्चन बैंक हो, या प्राइवेट जो नोट्स हो, उसके लिए मैं बताता हूं। जैसे मैं अभी इसी एग्जाम का एग्जाम्पल लेते हुए बताऊंगा कि जैसे टैक्स का पेपर, अब टैक्स में इतनी प्रोविजन है, यानी आता पेपर प्रैक्टिकल है, लेकिन ये सब्जेक्ट बेसिकली पढ़ना थ्योरेटिकल पड़ता है, क्योंकि रूल्स आपको पता हुआ तो फिगर लिखने, रूल्स में यस ऐड करना है, नहीं करना, छोड़ना है, तो रूल्स पता होना चाहिए, जब तो जाके आप कर लोगे। वहां पे करना क्या है, कैलकुलेशन करना है, सबको जोड़ना है या कोई इग्नोर करना है किसी को, या किसी को माइनस करना है, इससे काम ज्यादा काम नहीं है, लेकिन रूल आपको सारे पता होने चाहिए, ये चीज है। अब ये प्राइवेट जो लोगों ने अपनी किताबें बना रखी है, नोट्स बना रखा है, उसका क्या कंसेप्ट है, उन्होंने अपना क्वेश्चन बैंक बना दिया। क्वेश्चन बैंक कैसे बनाया कि साहब आरटीपी एमटीपी सेट को कंपाइल करके और एक क्वेश्चन बैंक बना दिया, और उस क्वेश्चन बैंक में सोल्व करने के लिए जितने नियम हैं, जैसे मान लीजिए अभी तक जो किसी ने इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक बनाया और 500 प्रोविजन है इनकम टैक्स के मतलब आईसीआई के मॉड्यूल में, और मान लो 200 प्रोविजन के क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, तो वो 200 प्रोविजंस की थोड़ी ढंग से समझा देते हैं, बना देते हैं थोड़ी, वो इस पॉइंट का ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब है ना, इसका एडजस्टमेंट ये होगा। अब 200 एडजस्टमेंट आप लोगों को समझा दिए, आप 200 एडजस्टमेंट याद करते हो, ढंग से समझ लेते हो, उसके बेसिस पे उस क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन भी लिए होते हैं, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, तो आपको लगता है यार इससे सारा तो मेरा मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व हो गए, ये क्वेश्चन सोल्व हो गए, इसका मतलब मैं परफेक्ट पोजीशन में आ गया। यही आईसीआई का एक पिन पॉइंटेड चीज है। आईसीआई क्या करता है, 200 के बजाय वो बाकी जो 300 प्रोविजन और बचे हुए हैं, उन प्रोविजंस को बीच में इंसर्ट कर देता है, और जो क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाला या प्राइवेट बुक पढ़ने वाला न तो उस प्रोविजन को पढ़ रखा है और नए से क्वेश्चन करे हुए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल ही नहीं है। तो नए नए प्रोविजन जोड़ के हजारों क्वेश्चन बन सकते, तो अवेलेबल कितने गए, तो कुल मिला के उन प्रोविजन को नहीं पढ़ने की वजह से उनका पूरा पेपर खराब होता है।
अभी जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊं इसी चीज का, अभी टैक्स का पेपर आया डीटी और आईडीटी। डीटी का पेपर इजी था, डीटी का पेपर इजी था, इसका मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल से उन्होंने उठा लिया और बहुत कम एडजस्टमेंट करे। लेकिन आईडीटी के पेपर के बारे में मेरे पास 2 रिस्पॉन्स मिले, यानी जीएसटी का पेपर के बारे में 2 रिस्पॉन्स मिले। कुछ बच्चों ने बताया कि साहब बहुत बढ़िया हुआ है, और कुछ बच्चों ने कहा बहुत खराब हुआ है, यानी इतना भयंकर पेपर हमने सोचा भी नहीं था। मॉडरेट वाले बच्चे नहीं मिले मेरे को कि साहब हाँ ठीक है, मेरे जो 50 मार्क्स का जीएसटी होता है इसमें हो सकता है कि मेरे 20 आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। कुछ बच्चों ने कहा कि साहब ऐसे पेपर हुआ है कि 50 में से 50 आएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे करेंगे साहब 10-15 नंबर का पेपर ही आएगा, बाकी तो हमारे आ ही नहीं सकते। यानी या तो बहुत खराब या बहुत अच्छा। क्यों भाई? उसका रीजन था कि आईसीआई ने आईटी का पेपर ऐसा बनाया कि आज तक जो प्रोविजनों के क्वेश्चन दे रखे थे आरटीपीएम जो सेल्फ स्टडी में जो मॉड्यूल में, उनमें से बहुत कम लिया, और सारे प्रोविजन नए उठा के, मॉड्यूल के नए प्रोविजन उठा के उनका क्वेश्चन बना दिया और वो दे दिया। और वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, बशर्ते कि मॉड्यूल पढ़ रखा हो, आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ रखा हो। इसलिए जिन बच्चों ने आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ रखा था उनका सबसे शानदार आए हैं पेपर की, मतलब देखो ये लाइनें ऐसे कैसे उठ के आ गई, ये प्रोविजन सारे आ गए, हम करके आ गए बिल्कुल परफेक्ट फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन बैंक पढ़े, उन क्वेश्चन बैंकों में उनको ये था कि यार चलो हमें कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन देखो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, आरटीपीएम जो सिस्टम मॉड्यूल सारे क्वेश्चन हो गए, इसका मतलब तो परफेक्ट है। तो वो सारे बच्चे जो हैं और हो रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली कि प्रेजेंट टाइम में आईसीआई चाहता है कोचिंग नहीं चले, तो लेकिन वो मना नहीं कर सकता। तो उसने इस तरीके का कर दिया है कि अगर कोई प्राइवेट जो है उसका ये क्वेश्चन बैंक पढ़ रहा है या उसकी कंसेप्ट नोट पढ़ा हुआ है तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में पहले बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते थे, अब आजकल को रेयर क्वेश्चन रिपीट होता है। पता चलता है कि साहब 100 मार्क्स का पेपर आता है या 118 का पेपर आता है बेसिकली, तो 110 में से पता चलता है 10-15-20 नंबर के क्वेश्चन रिपीट कर देता है, बाकी सारे क्वेश्चन वो नए बना के देता है। और नए कहां से बनाएगा? प्रोविजंस में से। और यहां पे भी जो प्राइवेट जो है उन्होंने टीचरों ने पूरा आरटीपीएमटी सेस्टेड और मॉड्यूल के क्वेश्चन ले लिए और उतने प्रोविजन से समझा दिए, जिससे कि सारे क्वेश्चन हो जाए, लोग सारे आरटीपीएमटी सेस्टेड हो गया, मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व हो गए, इसका मतलब मेरा तो परफेक्ट हो गया। लेकिन वो भी आईसीआई नए दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा आईसीआई का स्टडी मटेरियल पे पहली प्रायोरिटी देके चलता है, बाकी को एडिशनल मैटर समझता है, वो तो मतलब सक्सेस हो जाएगा, पहली बार में निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन पढ़ रहा है या बाकी दूसरी चीजें कर रहा है, उसके मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये गोल्डन चांस है, क्योंकि ये जो कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना के बाद की जो सिचुएशन चल रही है, उसमें ऑनलाइन पे इतने क्वेश्चंस मार्केट में अवेलेबल हैं, इतने टेलीग्राम चैनल पे आप देखोगे तो पता चलता है इस टीचर का क्वेश्चन बैंक है, उस टीचर का क्वेश्चन बैंक है, सारा नोट्स मिले हुए हैं, बच्चे उसको इजी लैंग्वेज की वजह से पढ़ लेते हैं और उस वजह से वो पास नहीं हो पाते। लेकिन इसमें मॉड्यूल पढ़ने वाले बहुत कम हैं, तो जो मॉड्यूल पे थोड़ा सा भी आगे निकल जाएगा, इसका मतलब रिजल्ट बिल्कुल इजी आ जाएगा। ये कंपटीशन फ्री टाइम है, यानी कंपटीशन जीरो है, यानी ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं, बाकी सब बच्चे जो हैं वो स्टडी ही फेल होने के लिए कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को जो मैटर पढ़ना है, पहली प्रायोरिटी आईसीआई है, बाकी आरटीपीएम सेस्टेड है लेटेस्ट से, यानी बाकी अदर टीचर का मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब दूसरा मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि सिंगल ग्रुप दें या बहुत ग्रुप दें, यह भी एक इश्यू आता है। तो देखो सिंगल ग्रुप दें बहुत ग्रुप दें, पहले तो मैं बताऊं कि जब आप सीए करके और जॉब में जाओगे तो पहली प्रायोरिटी मतलब आप लोगों को जो पैकेज मिलता है वो इसलिए मिलता है कि ये पर्सन कितना काम कर सकता है, कितना अर्न करके हमें दे सकता है, जितना अर्न करके दे सकता है उसी के साथ जो पैकेज मिलता है। अगर उनको लगता है कि यार बहुत पैसे कमा के दे सकता है तो ज्यादा पैकेज मिल जाएगा, अगर उसको लगता है कि नहीं यार ये तो किसी भी काम का नहीं है, तो इसका मतलब उसको ज्यादा पैकेज नहीं मिलेगा। तो ये कैसे पता चलता है? ये पैसा चलता है कि यार आप में हिम्मत कितनी है। तो देखो जो बच्चा दोनों ग्रुप देता है और रैंक के साथ पास होता है वो पहली प्रायोरिटी है, जो केवल बहुत ग्रुप पास करता है वो सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी वो है जो दोनों ग्रुप दिया और एक ग्रुप में पास हो गया एक ग्रुप में फेल हो गया, वो थर्ड प्रायोरिटी है। और जिसने दोनों ग्रुप दिया, 2 बार फेल हुआ और फिर एग्जाम देकर पास हो गया, वो है इसकी अगली प्रायोरिटी। और सबसे लिस्ट प्रायोरिटी उन बच्चों की है जो एक एक ग्रुप करके देने की ट्राई करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार तुम्हें तो हिम्मत ही नहीं है, ये जब दोनों ग्रुप देने की हिम्मत ही नहीं करा तो हमारे काम करने की क्या हिम्मत करेगा।
जो बच्चा बोथ ग्रुप देकर फेल हुआ, इसका मतलब उसको ट्राई तो किया, उसमें हिम्मत तो है आगे बढ़ने की, इसका मतलब है उसमें काम करने की जिजीविश है, थोड़ी गाइडेंस की कमी की वजह से वो रह गया होगा, तो गाइडेंस तो हम दे देंगे, ये सोच के उसको ज्यादा पैकेज मिलता है और एक एक ग्रुप करके आगे बढ़ता है, तो वो भी एक व्यू जाता है कि साहब इसमें तो काम करने की हिम्मत नहीं है। तो इसलिए एक तो पैकेजेस बहुत ग्रुप में ज्यादा मिलते हैं, फर्स्ट एक एक ग्रुप करोगे तो उसमें कम मिलेगा। दूसरा कंपनसेशन का बेनिफिट मिल जाता है। कई बार जैसे मान लो कोई एक दो पेपर टफ आ गए, एक दो पेपर टफ आ गए, किसी एक ग्रुप का एक पेपर टफ आ गया, दो पेपर टफ आ गया, पता चलता है उस ग्रुप को पास करना बहुत मुश्किल है, और मानो दूसरे ग्रुप के इजी पेपर हैं, तो वहां उस ग्रुप में ज्यादा मार्क्स आएंगे, इसमें कम आएंगे, तो कंपनसेशन से पास हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप की कंपनसेशन की वजह से पास होता है। इसलिए बहुत ग्रुप देना ज्यादा बेटर है कंपेयर टू एक ग्रुप देना, और जो रैंक बनती है वो भी दोनों ग्रुप देने पे बनती है। इसलिए आप दोनों ग्रुप का ट्राई करो, एक ग्रुप का ट्राई करने से कोई मतलब नहीं है। अब देखो दूसरा चीज है कि बच्चे आखिर में सही गाइडेंस क्यों नहीं मिलती। तो देखो सही गाइडेंस नहीं मिलने का जो एक रीजन होता है वो ये होता है कि हम पूछ किससे रहे। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे को रिलेटिव हो सकते हैं या हमारे मिलने वाले हो सकते हैं या वैसे और जो पीजी में रहने वाले होते हैं, उन लोगों से आप लोग ओपिनियन लेते हो, और ओपिनियन लेते हो तो पता चलता है कि वो जो बच्चा जिससे आपने ओपिनियन ली, अगर वो फेल होने वाला है तो आपको ओपिनियन भी वो फेल होने वाली बताएगा कि जिससे वो फेल हो, और वो पास होने वाला मिलेगा तो इसका मतलब आपको पास होने वाले अच्छे ओपिनियन देगा, तो उससे आप पास हो सकते हो। लेकिन आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो बाहर का था, सीए फाइनल का था। उसने बताया कि साहब मैं जब सीए आर्टिकलशिप में गया, फाइनल की बता रहा हूँ मैं, इंटर की नहीं बता रहा, लेकिन इंटर में भी गाइडेंस तो वैसे ही लेते हैं। तो मैंने सीए फाइनल में मैंने जब आर्टिकलशिप फर्म ज्वाइन करी तो मैंने देखा यार कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी है। सबसे मोस्ट सीनियर से मैंने लिया। मोस्ट सीनियर कौन सा था? जिसके 3 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली थी, 3 साल कंप्लीट होने वाले थे। उससे मैंने पूछा कि भैया कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। उसने मेरे को समझाया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, यहाँ इंडियन टीचर के ज्वाइन कर लो, ऐसे नोट पढ़ो, ऐसे कर लो, ये करो, सारी चीजें उसने बता दी। और बता रहा था कि आफ्टर 5 ईयर, यानी इस अटेम्प्ट की बात है, आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद जिसने मेरे को, जो मेरा 3 साल सीनियर था, रिटायर होके एग्जाम देने जा रहा था, वो भी एग्जाम दे रहा है। मेरा 2.5 साल का सीनियर भी एग्जाम दे रहा है, मेरा 2 ईयर का सीनियर भी एग्जाम दे रहा है, मेरा 1.5 ईयर का सीनियर भी दे रहा है, मेरा 1 ईयर का सीनियर भी दे रहा है, मेरा 6 मंथ का सीनियर भी एग्जाम दे रहा है, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, मेरा 6 महीने जूनियर भी दे रहा है, मेरा 6 महीने साल भर जूनियर भी दे रहा है, 1.5 साल जूनियर भी दे रहा है, 2 साल जूनियर भी, यानी हम 11 पीढ़ी के बच्चे एक साथ एग्जाम दे रहे थे। इसका मतलब है कि सारे के सारे बच्चे फेल हो रहे थे। यानी आप सोचोगे इतने बच्चे फेल, क्योंकि सलाह तो हमने उसी से ली थी, सलाह तो सीनियर से ली थी। अब सीनियर्स ने जो है उसमें से 10 में से 10% रिजल्ट जाता है, इतना 100 में से 10 बच्चे पास होने वाले मिलेंगे, 10 में से 1 मिलेगा। तो कुल मिला के जो 9 मेरे को सलाह दे रहे हैं, मैं देखूं यार सारे बच्चे ये करें, मैं ये काम कर लेता हूं, जो 1 पास होने वाला मिलेगा उसको आप मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? आप मानोगे यार देखो 10 में से 9 जने तो कह रहे हैं ये कर लो, एक करा ये कर लो, इसका मतलब एक तो बेवकूफ है। लेकिन ये पता नहीं कि वो एक ही बच्चा है जो पास होने वाला है, तो वो आपको अलग सलाह देगा। तो कुल मिला के जो भीड़ की सलाह लेते हैं ना, उसकी वजह से रिजल्ट खराब रहता है। कुल मिला के यहां पे जो मेजोरिटी जो है वो फेल होने वाली होती है, इसलिए मेजोरिटी की सलाह लेने के बजाय हमें माइनॉरिटी की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन, ये कोरोना से पहले और कोरोना के बाद का जो इफेक्ट है, उसमें जो ऑनलाइन का इफेक्ट बड़ा है, ये बहुत खतरनाक है। ऑनलाइन में देखो 2-3 बच्चों में चेंजेस आए हैं। एक तो क्या है, बच्चा देखता है कि यार ये ऑनलाइन की जो क्लासें होती है तो उसमें क्या है, बहुत सहूलियत है, जब चाहे जब इच्छा हो जब क्लास देख लो, जब चाहे जब नहीं हो जो मत देखो, बाद में देख लेंगे, टाइम मिलेगा जब देख लेंगे। लेकिन बच्चों क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए, सक्सेस मिलने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। जिस बच्चे ने डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया वो बहुत आगे निकल जाएगा, और जिस बच्चे ने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो कुल मिलाकर डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन जो आता है वो फेस टू फेस क्लासों में आता है। फेस टू फेस क्लासों में जो डिसिप्लिन आता है वो ऑनलाइन क्लासों में नहीं आता, ध्यान रखो। सेकंड प्रायोरिटी है कि जो ऑनलाइन में लाइव क्लासेस चल रही है तो उसमें सेकंड प्रायोरिटी का जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सकता है, डिसिप्लिन आ सकता है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग वाला मोड चल रहा है ना,
या जैसे मान लो आपको लगता है कि सपोर्टिंग मोड के चलो फेस टू फेस रहते हैं और जरूरत पड़ेगी तो चलो हम थोड़ा सा कोई दिन इमरजेंसी आएगा तो ये भी देख लेंगे, तो ये भी खतरनाक खेल है। इसलिए आप लोगों को पास होना है तो पहली प्रायोरिटी है फेस टू फेस और सेकंड प्रायोरिटी है लाइव, और लाइव में डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं लाइव ही देखूंगा, अगर मेरी क्लास छूट गई तो इसका मतलब मैं देखूंगा ही नहीं बाद में, इतना नियम हो तो इसका मतलब है कि फिर वो छोटे मोटे कामों की वजह से मतलब जो है वो छुट्टी नहीं करेगा। क्योंकि मैं देखता हूं कि कोरोना से पहले का जो टाइम था उसमें बच्चे क्लास में जैसे 5 साढ़े 5 महीने की क्लास चलती है बीएसआई में, उसमें 2-3 छुट्टी लेते थे क्योंकि सपोर्टिंग क्लास नहीं होती थी। तो बच्चा देखता था कि यार मेरी क्लास मिस हो गई तो मेरा रह जाएगा चीज। लेकिन कोरोना के बाद क्या है, जब ये ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती है बैकअप मिल जाती है तो पता चल रहा है कि साहब एवरेज 25 डेज की छुट्टी हो रही है। तो पहले 3 दिन का मेटेरियल लॉस होता था, अब 25 दिन का लॉस हो रहा है। उसको लगता है कि 25 डेज में कवर करूंगा, लेकिन होते ही नहीं है। तो कवर होंगे ही नहीं, चाहे मैं सोच रहा हूं कर लूंगा लेकिन होते ही नहीं है, तो वो बेकार है। तो ये कोरोना का बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। तो दूसरी जो चीज है वो ये है कि आज की डेट में कॉमर्शलाइजेशन बहुत बढ़ गया। किसी भी टीचर को या किसी भी बच्चे को या किसी भी कोचिंग को इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि इसका फायदा बच्चे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चा पास होगा कि नहीं होगा। आप काम ऐसा करो जिससे कि मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, ज्यादा से ज्यादा हम पैसा कमाएं, चाहे बच्चे के लिए फायदेमंद हो चाहे फायदेमंद नहीं हो। और इसीलिए जो ये ऑनलाइन क्लासों में एक बार रिकॉर्डिंग हो जाती है, पता चलता है बाद में 5-5-6 हजार में क्लासें दे देते हैं, और वो पता चलता है कि साहब वो क्लासें इतनी स्लो होती है कि वहां से पढ़ना चालू करता है तो एग्जाम तक क्लासें चलती रहती है। जबकि मैंने बताया कि 5 मंथ का टाइम कम से कम रिवीजन करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन पता चलता है कि उनकी क्लासेज इतनी स्लो होती है क्योंकि वो इतना स्लो पढ़ाते हैं कि बच्चों को लगता है यार बहुत कम पढ़ना पड़ रहा है, कितना शानदार क्लासें चल रही है, लेकिन वो रिवीजन करने का टाइम बचता नहीं है। उसकी वजह से एक बार फेल हुआ और फिर वो 2-3 बार फेल होके फिर सीए छोड़ देता है। तो आज का जो टाइम में है, मैं देख रहा हूं कि मतलब जैसे मैं कोचिंग लाइन में हूं कि हमारे टाइम में जितने भी टीचर थे या कोचिंग थी सारा का सारा ये देखते थे कि यार बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि आजकल पैसे कमाने का इतना दबदबा लगा हुआ है कि यार जल्दी हम करोड़पति बन जाएं, और इसके लिए बच्चों की जिंदगी के साथ में खेला जा रहा है। यानी ऐसी चीजें करके कि इतनी स्लो क्लासें देके इतना बहुत अट्रैक्टिव बना के इस तरीके से पढ़ाना कि साहब एग्जाम तो कोर्स पूरा हो, रिविजन का टाइम मिले नहीं, पास होते नहीं है, और लगता है यार पढ़ाए आने वाले तो बहुत बढ़िया पढ़ाया था लेकिन मैं एग्जाम में नहीं कर पाया। तो देखो क्या होता है, आपने कितना भी अच्छी डिशें बना ली लेकिन खाने का टाइम नहीं दिया आपको, तो बेकार आपके लिए। किसी ने आपको कहीं पार्टी में गए, इतनी शानदार डिशें थी कि मजा आ जाएगा, लेकिन पता चलता है कि साहब आपको तो तुरंत हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, तो आप लोगों की किस काम की चीज। तो वो चीज यहाँ पे हो रही है, आपने खूब मैटर पढ़ लिया, बहुत क्लासें ले ली, लेकिन वो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए, 1.5 दिन में रिवाइज नहीं करने की पोजीशन में हो, तो इसका मतलब कि सब चीजें बेकार हो जाती है। इसलिए ये चीजें भी प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन का गड़बड़ है। अब मैं बताता हूं आप लोगों को कि ये जो रिजल्ट इतना डाउन रहता है उसका क्या रीजन है, ये डिस्कस करके और फिर मैं आगे चलूंगा। तो देखो इसमें एक तो ये ऑनलाइन का इफेक्ट है, जो मैंने बता दिया है कि सपोर्ट क्लास की वजह से या ऑनलाइन की वजह से मतलब बच्चे को लगता है कि यार हम आराम से देख लें कभी भी, लेकिन क्या होता है कि जैसे क्लासेज के बाद में होमवर्क का टाइम होता है तो बच्चा होमवर्क नहीं करता, उसको रिवाइज नहीं करता टाइम टू टाइम, और इसलिए वो पढ़ी हुई सब चीज बेकार हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम है। बच्चे आईसीए का स्टडी मेटेरियल नहीं पढ़ते क्योंकि वो थोड़ा सा साइज उसकी बड़ी होती है, बच्चे शॉर्ट नोट पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट नोट में से पूरा पेपर आता ही नहीं है, इसलिए मतलब वो एक प्रॉब्लम आती है। दूसरा, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता क्योंकि ऑनलाइन क्लास वालों को सबका पर्पज होता है कि पैसे आ जाएंगे, चाहे ठीक है बच्चा पास हो नहीं हो, वो एग्जाम तक कोर्स कराते रहते हैं और उसकी वजह से रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता, तो वहां दिक्कत आती है। और दूसरा मैंने बताया था कि वो सलाह किससे लेते हैं, जो फेल होने वाले हैं, तो ये हमें प्रॉपर सलाह भी नहीं मिलती। ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। अब वीएसआई में क्या स्पेशल है ये मैं चीज डिस्कस करता हूं। तो देखो वीएसआई का जो सिस्टम है, वीएसआई का सिस्टम है उसमें 3 चीजें होती है। एक टाइमली कोर्स कंप्लीशन, 5 मंथ में कोर्स कंप्लीट, इसके बाद 5 मंथ में मॉक टेस्ट सीरीज के साथ। तो जैसे आप लोगों की 3 मॉक टेस्ट सीरीज होगी, 3 मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें पहले आपको 10 दिन का टाइम देंगे, फिर बाद में 6 दिन का देंगे, फिर 4 दिन का देंगे, इस तरीके से 3 मॉक टेस्ट सीरीज होगी। उसमें आप लोगों का रिवीजन का टाइम मिलेगा और उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे पर्सनलाइज गाइडेंस।
कि भाई ये बच्चा है, ये 30 मार्क्स का एवरेज आ रहा है, तो हमारा टारगेट होगा कि इसको किस तरीके से 50 मार्क्स से पहुंचा के पास कराया जाए। जो मान लीजिए किसी बच्चे के एवरेज 60% मार्क्स आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि यार ये बच्चा किस तरीके से रैंक में पहुंचे। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे की 80% मार्क्स आ रहे हैं, तो चाहेंगे कि ये बच्चा फर्स्ट रैंक में पहुंचे। यानी बच्चों की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से रिजल्ट देना। तो प्रॉब्लम क्या है कि हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, कोई बच्चा कितना कर सकता है, कोई बच्चा कितना कर सकता है। तो मेरा ये जो सिलेबस मैंने एबीसी कैटेगरी में बना रखा है, और उसमें कन्फर्म है कि जिसने जो ये मान लो ई और बी कैटेगरी में कर लेगा, यानी लगभग 60% कोर्स भी कर लेता है, लेकिन वो 5 महीने में रिवीजन करे, 5 महीने में उस 60% कोर्स को रिवाइज कर लेगा तो ही पास हो जाएगा। इस तरीके का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया हुआ है। तो हम बच्चों की सिचुएशन के हिसाब से उनको गाइड कर देंगे। और इस बार तो मैंने और जो चीजें चेंज करी है, काफी सर्जरी करी है वीएसआई में मैंने एनालिसिस करके। और जो शॉर्ट सर्किट बैच अभी चालू हो रहे हैं, 27 तारीख चालू हो रहे हैं, तो मैंने पिछले 3-4 अटेम्प्ट में मेरी कौन सी फैकल्टी जो परफॉर्मिंग फैकल्टी है, जो सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, उन फैकल्टी को शॉर्ट सर्किट बैच के लिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो उसका मतलब है कि वो फैकल्टियां चाहे ठीक है, हो सकता है थोड़ा क्लासरूम सेटिस्फेक्शन कम दे ज्यादा दे, क्योंकि देखो आपको डिटेल्ड पढ़ोगे तो उसका मतलब है कि वो सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा कि जो आप लोगों को बिल्कुल जॉब करा के फैकल्टी पढ़ा रही है उस तरीके से तो नहीं होगा। लेकिन ये है कि रिजल्ट देने वाली फैकल्टी, मैंने फैकल्टी को और ये इंश्योर कर रहा हूं कि भाई रिजल्ट तुम्हारे सब्जेक्ट के रिजल्ट की तुम्हारी जिम्मेदारी है। यानी हर पर्सन को टारगेट ओरिएंटेड कि भाई तुम्हारे को रिजल्ट देना ही देना है। और ये कंफर्म है कि जो हमारे हिसाब से करेगा 100% रिजल्ट होगा, मेरी गारंटी। जो मेरे हिसाब से चलेगा वो पास होगा ही होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यार क्या करने से बच्चा पास हो रहा है, क्या करने से फेल हो रहा है। एक एक बच्चे की जन्म कुंडली में रखता हूं कि किस बच्चे का 10th में क्या पोजीशन थी, 12th में क्या पोजीशन थी, उसने जो 50% सिलेबस का टेस्ट हुआ उसमें क्या मार्क्स आए, फिर फर्स्ट सीरीज में क्या आया, सेकंड सीरीज में क्या आया, थर्ड सीरीज में क्या मार्क्स आए, और क्या क्या इसने कर्म करे जिसकी वजह से बाद में अच्छा पास हुआ, या क्या किया जिसकी वजह से वो फेल हो गया। सारा एनालिसिस करके हम ये बताएंगे आपको कि आपको क्या तो करना है और क्या नहीं करना, यानी कौन सी दवाई लेनी है और कौन सा परहेज करना है। तो जो सिस्टम है बच्चों का डिसिप्लिन का, पेरेंट्स से भी टच में रहेंगे हम कि भाई ये बच्चे से ये चीज इंश्योर करवानी है। तो ये मान लो कि आप लोगों को मेहनत तो हार्ड करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप हार्ड मेहनत कर लोगे तो पास होने की जो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, यानी कुल मिला के वो बच्चा पास होगा ही होगा। तो एक एक बच्चे पे मॉनिटरिंग करके और उस पर वर्किंग हमें करनी है। क्योंकि देखो ये क्या है, आराम सबको पसंद है, लेकिन ये जो 3 साल का जो टाइम आपके पास है, 4 साल का टाइम है, ये 4 साल का जो टाइम आप लोगों के पास है, ये या तो पूरी जिंदगी बनाएगा या पूरी जिंदगी बना देगा, या तो बनाएगा या बिगाड़ेगा, तीसरा काम नहीं है। तो ये मान लो 4 साल आप थोड़े से दुख पाके भी मेहनत कर लोगे, तो इसका मतलब है कि जिंदगी भर आराम करोगे। और 4 साल अगर आराम कर लिया तो ये मान लो कि जिंदगी भर आपको परेशान होना पड़ेगा, और जो स्टेटस जिसके लिए आप आए हो वो स्टेटस नहीं मिलेगा। तो देखो क्या है, चीजें बहुत इजी है, लेकिन बच्चे बहुत हेवी डोज ले लेते हैं। जब सीए का रिजल्ट कम रहता है तो वो रीजन तो एनालिसिस करते नहीं है, लेकिन देखते हैं कि यार सीए का मतलब है क्या करूं एक्स्ट्रा, तो वो मॉड्यूल तो पढ़ते नहीं है जो बेसिक दवाई है, लेकिन ऐसे मैटर पढ़ लेते हैं उस डर के मारे जिनसे क्वेश्चन नहीं आने, और इसकी वजह से वो फेल होते हैं। तो वीएसआई ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आप लोग यहां के हिसाब से चलोगे तो पास हो गए होंगे। और पिछले 2-3 साल से मैं भी देख रहा हूं कि वीएसआई के रिजल्ट में भी डाउनफॉल आया है। और वीएसआई के रिजल्ट में भी डाउनफॉल आया है तो कैसे आया है कि जैसे ऑनलाइन क्लासेज बच्चे सपोर्टिंग क्लास ले लेते हैं, और कुछ फैकल्टियां हमारी भी क्या है कि जैसे जो ऑनलाइन के देखते यार कितना शानदार पढ़ा रही है, तो कुल मिला के वो उस तरीके से मतलब धीरे धीरे पढ़ाने का जो उन्होंने टेक्निक डेवलप किया, तो और उसकी वजह से क्लास से वो आगे तक ले गए, उसकी वजह से हमारे बच्चों में इफेक्ट पड़ा है। लेकिन मैं इस बार सर्जरी करके सारा सिस्टम में ऐसा सेट करूंगा, ये सब पूरी क्लोज मॉनिटरिंग करके कि टाइम पे कोर्स हो, यानी मेरा अभी कोर्स हो रहा है उससे कम से कम 20-25 दिन पहले कोर्स कंप्लीट करा के एक रिवीजन करने का बच्चों को और मौका देंगे। इसकी वजह से 30-35-40 नंबर का इंक्रीज आएगा, और जो बच्चा कुछ रह रहा है वो भी पास हो जाएगा। और जो रही बात ऑनलाइन सपोर्टिंग की बात, अब देखो ऑनलाइन सपोर्टिंग यानी ऑनलाइन क्लास हम अगर देने से मना करते हैं, बच्चा सोचता है यार क्या क्यों नहीं दे रहे, इनका क्या इंटरेस्ट है, वो क्लास भी बच्चे को प्रोवाइड करेंगे और ये भी समझाएंगे कि यार इस क्लास जो है ना ये पॉइजन है तेरे लिए, यानी इस क्लास को लेने का मतलब है फेल होना, फिर भी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा है,
तो ये चीज उनको बता के उसको समझाना ही पड़ेगा कि भाई ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये पूरा मॉनिटरिंग के साथ में आप वर्क करोगे। 27 तारीख से बैच चालू हो रहा है, श्योर सक्सेस बैच, और इस श्योर सक्सेस बैच में आपका जब रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि आपको आगे कंटिन्यू करोगे रिमेनिंग फीस पे करके। अभी 25,000 से रजिस्ट्रेशन होगा और बाकी रिमेनिंग पैसा रिजल्ट के बाद देना होगा। और अगर मान लीजिए बच्चा अनफॉर्चुनेटली रह जाता है तो पूरा 25,000 का 25,000 उसको रिफंड होगा, कोई डिडक्शन के बिना। तो ये उसको नुकसान कुछ नहीं है। अगर पास हो गया तो आपका 40 दिन बचेंगे, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उसको पैसे का लॉस तो है ही नहीं, और कुछ दो चीज सीखी है उसने, इसलिए उसको नुकसान करने की कोई चीज नहीं है। तो अब 27 तारीख वाले बैच के लिए कल से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। पहले वीएसआई के बच्चों को प्रायोरिटी है, बाद में बाहर के बच्चों को प्रायोरिटी है। तो कल से आप करके और अपने सीट को रिजर्व करवा लें। रिजर्व करवा लोगे तो ये मान लो कि रिजल्ट की टेंशन हमारी है, बस आप लोगों को हमारे हिसाब से चलना है, आप लोगों को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आप लोगों को एश्योरेंस देता हूं, और आप मेरे पे फेथ करके आगे बढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बताओ, हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो आप मेरे से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, गिरिराज, गिरिराज